जी, मैं हूं पेनाज त्यागी। दुनिया अभी दो युद्धों से झुलस ही रही थी कि तीसरे युद्ध की आग भड़क गई। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलें चल रही हैं। इजराइल के पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है, इसलिए वो बिल्कुल प्रिसाइज अटैक कर रहा है, चुन चुनकर सटीक और सही निशाने लगा रहा है। ईरान के हमलों में फायर पावर ज्यादा है, वो एक एक बार में 100 मिसाइलें चला रहा है। वो सिविलियन और मिलिट्री टारगेट नहीं देख रहा, बस हमला कर रहा है। पूरे इजराइल को हमले में जद में ले लिया है। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट के ही कई इस्लामिक देश भी अंदर ही अंदर उसकी मदद कर रहे हैं, यानी कि ईरान के साथ कोई नहीं है खुले तौर पर। इसीलिए वो शुरुआती जंग में बौखला गया है। खेमनेई ने इजराइल के दोस्तों के खिलाफ हमले का ऐलान कर दिया है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक कर सकता है। ईरान के पास इतनी बड़ी जंग छेड़ने का हौसला आखिर कहां से आ रहा है? क्या उसने वाकई में चुपचाप न्यूक्लियर पावर अचीव कर लिया है? इजराइल ने भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन माना जाता है कि उसके पास 90 से ज्यादा परमाणु बम हैं। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया में छिड़ी ये तीसरी जंग परमाणु बम चलवा देगी? क्या हिरोशिमा नागासाकी के बाद कोई और शहर एटम बम का निशाना बन सकता है? सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान इजराइल का अगला टारगेट हो सकता है? सब जानते हैं कि पाकिस्तान एटम बम से लैस इकलौता इस्लामिक देश है। आज इन्हीं आशंकाओं पर बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद रहेंगे और शानदार ऑडियंस होगी जिनके सवाल होंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव जी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले साहब मौजूद हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं और कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये युद्ध जो है वो किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, कितना बड़ा होगा, कब तक चलेगा? शैलेंद्र सर, आपको अभी तक जो हम देख रहे हैं फुल ब्लोन वॉर की जो तस्वीरें आ रही हैं, कहां जाता हुआ लग रहा है ये? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, कोई भी युद्ध जब चलता है ना, जब तक वो ट्रिगर नहीं होता तब तक आपके कंट्रोल में रहता है। एक बार जब चल पड़ा तो अब क्या होगा? आपने स्ट्राइक करी, उसने काउंटर स्ट्राइक करी, आपने उससे बढ़कर काउंटर स्ट्राइक करी, उसने उससे बढ़कर काउंटर स्ट्राइक करी। सो अब ये युद्ध जो है इस स्टेज पर अगर रुक गया 1, 2, 3, 4 दिन, जहां पर यूएस इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, यूएन प्रेशर, कोई भी तरह का प्रेशर लीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक बार ये युद्ध अपने स्केल में बढ़ जाता है तो अपने आप कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जहां तक आज की बात है, हम ये बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ईरान इजराइल का युद्ध आज का नहीं है, बहुत पुराना है जी। सबसे बड़ी बात तो यह है। और ये दोनों के बीच में ये युद्ध अपने आप में किसी बाकी डिफरेंसेस पर नहीं है। ईरान को यहूदी एक्सेप्टेबल नहीं है इस दुनिया में। सो अगर कल मैं 2 सेकंड के लिए इजराइल को डिसइंटीग्रेट कर दूं, बिल्कुल गायब कर दूं इस इजराइल नाम को, और इसके कंट्री के सारे लोगों को 4, 6, 8, 10 जगहों पर बांट दूं, तो भी ईरान सेटिस्फाइड नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, इजराइल का कोई भी यहूदी इस बात पे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि ईरान मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा या मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा। इसलिए एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, एक अच्छी इवैल्यूएशन ये होगी कि इजराइल को अपने एग्जिस्ट करने के लिए अगर कहीं कोई सबसे बड़ी थ्रेट दिखती है तो वो ईरान दिखती है। चाहे वो टेररिज्म की थ्रेट ले लीजिए, सप्लाई की थ्रेट ले लीजिए, डिस्ट्रक्शन की थ्रेट ले लीजिए। आपने शुरुआत में एक बड़ी अच्छी बात करी कि इजराइल पिन पॉइंटेड कर रहा है। कैसे कर पा रहा है? उसका मोसाद वहां प्रेजेंट है जी। वो बिल्कुल टिपिकल जिसको बोलते हैं ना, एक मिनट टू मिनट इंटेलिजेंस दे रहा है। उसके साथ यूएस का इंटेलिजेंस नेटवर्क का साथ दे रहा है। ईरान के पास क्या है? ईरान के पास ये चीज नहीं है। तो ईरान किस पर रिलाई कर रहा है कि 100, 200, 300 रॉकेट इकट्ठे छोड़ दीजिए, 75 to 95% आयरन डोम रोक लेगा। बेस्ट में लगा लेते हैं कि 95 ही रोक लेगा, 95%। 100 में से 95 रुक गए, 10 बचे, 5 बचे, 500 राउंड फायर किए, 5 5 25, आपके राउंड गिरेंगे ही गिरेंगे। और यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान की तरफ से जो इजराइल पर अटैक हैं वो ज्यादा सिविलियन रिलेटेड हैं, बट उसमें उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, आयरन डोम है, पता नहीं कौन कौन से डोम लगा रखे हैं, यूएस भी बीच में उसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देता है। सब कुछ होने के बावजूद वो 10, 20, 30 बॉम्ब जाकर टेल अवीव में गिरने का मतलब क्या है? टेल अवीव क्यों? क्योंकि टेल अवीव इजराइल का फेस है। इस फेस पर जब थप्पड़ लगता है पूरी दुनिया की अटेंशन आती है, इजराइल की अटेंशन आती है, और एक मॉरल विक्ट्री ईरान के पास जाती है। यह युद्ध अब आप देख रहे हैं, शुरुआत में था न्यूक्लियर और मिलिट्री स्ट्राइक,
जो कि इजराइल ने करी। बदले में ईरान ने क्या किया कि चलिए जी, उन्होंने भी मिलिट्री स्ट्राइक करने की कोशिश करी टेल अवीव। टेल अवीव क्यों? मोसाद का हेडक्वार्टर है, आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, तो दिखाने के लिए कि चलिए जी हमने कर लिया। अगली बात क्या आ गई? इजराइल ने कर दिया उसके एनर्जी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, वो ज्यादा एक बड़ी बात है। और जब आप एनर्जी इंस्टॉलेशन पर करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा किया, सबसे पहले सहारन पर किया। सहारन जो है, और ये जो दूसरा आप न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात कर रहे थे, अभी हम नाटांस की बात जो कर रहे हैं, वो 225 किलोमीटर दूर है तेहरान से। तो आप दिखा रहे हैं कि हम कहां कहां आपके स्ट्रैटेजिक असेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके बदले में अब क्या हुआ? बदले में ईरान ने कहा चलिए जी, हम आपके जो रिफ्यूलिंग पॉइंट है, जो एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग पॉइंट है, हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और अब तीसरा स्टेज ये आ गया है कि सिविल टारगेट दोनों के तरफ से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ये लड़ाई बद से बदतर होती चली जा रही है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो होगा ह्यूमन लॉस। 4 बिल्डिंग गिर गई, 50 बिल्डिंग गिर गई, कोई बड़ी बात नहीं, बट अपने आप में एक ह्यूमन लॉस ट्रेजेडी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। बिल्कुल, और हर रोज एस्केलेशन लेडर की जो हम बात करते थे कि ये बढ़ ही रहा है, नीचे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीवास्तव सर, एक सवाल जो जहन में आता है सबके कि भाई अगर मैप पर देखें, ईरान और इजराइल बहुत बड़े ताकतवर मुल्क या बहुत बड़ी ताकत हो उनके पास, ऐसा नहीं लगता। इजराइल टेक्नोलॉजी वाइज बहुत उसने अपने आप को एडवांस कर लिया है, अमेरिका का सपोर्ट जैसा सर ने कहा उसके पास है सारा कुछ। लेकिन ईरान के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है कि भाई वो झुकने को राजी नहीं है, ना ट्रंप की सुनता है ना कहीं से भी झुक रहा है। पिनाज, अगर हम ईरान की हिस्ट्री में जाएं तो ईरान पता नहीं दशकों से सैंक्शनड है। इसका मतलब वो यूएस की या अमेरिका की सुन नहीं रहा है। और ईरान अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश कर, ईरान के पास भू क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और वो उसके पास है, उसके पास तेल भी है, तो उसको अपना इकोनॉमी भी चला सकता है। सैंक्शनड है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सैंक्शन के बावजूद ऐसी मिसाइल्स कैसे बन पा रही हैं। हाँ। सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये उसके लिए ये मिसाइल्स बनती हैं, वो उसकी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं आप लोगों को, दर्शकों को बता दूं, उसके पास नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जैसे मेम्स होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम। ये बहुत कम जगह फैब्रिकेट होता है, बहुत कम लोग बना सकते हैं बिना उसके जो इनकी घातक मिसाइल्स हैं। अब इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, जैसे खिबार शिकान है, और अभी उन्होंने जो अल कासिम करके सुलेमान थे जिनको मारा था इजराइल ने, उनके नाम पर भी एक मिसाइल बनाई है कि हज कासिम करके बनाई है, वो मिसाइल भी हाइपरसोनिक है। तो इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की ताकत कहां से आई? यूरेनियम इनके पास है, अपने पास है, तो उसको वो प्रोसेस कर रहे थे। उसको एक बार पहले भी इजराइल ने एक ऑपरेशन के जरिए पहले सॉफ्ट किल किया था। उस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। ये 2010 में हुआ था। उनके सेंट्रीफ्यूजेस में उन्होंने मैलवेयर डाल दिया था, आजकल हम जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर बग, वो डाल दिया था। उसकी वजह से वो बहुत स्पीड में चलने लगे और डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनका जब भी वो करीब आते हैं, इजराइल की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है, जो कर्नल शैलेन ने बताया। उनको ये पता है कि ये हमें इस मैप से हटा देना चाहते हैं रहने। उनका भू क्षेत्र बड़ा छोटा सा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे हैं और उनको यूएस का कंप्लीट एंड फुल सपोर्ट है। अब यूएस ने क्या बोला है इस लड़ाई के दौरान? उन्होंने बोला है कि हम एक्टिव ऑफेंसिव में नहीं जाएंगे, मतलब हम कोई चीज अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारेंगे, लेकिन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे। अगर वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, उनके पास कम से कम 1000 से ज्यादा की दूरी है दोनों के बीच में। उनकी जिन प्रॉक्सी लोगों को लेके साथ वो चलते थे, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूतीज हो, उनको तो इजराइल ने ऑलरेडी बहुत कमजोर कर दिया है। अब सिर्फ रास्ता है हवा के जरिए। हवा के जरिए जो रास्ता है, उसमें मिसाइल्स काम आएंगी, उसमें जहाज काम आएंगे। जहाज उनके नहीं आ सके, मिसाइल्स में ड्रोन्स भी आते हैं। आजकल ड्रोन्स का बड़ा चर्चा है, क्योंकि लॉइटरिंग म्यूनिशन के उसका होता है। लेकिन इन सब में मिसाइल्स बहुत घातक हो, क्योंकि ड्रोन्स जो है एक तरह सैचुरेट कर सकते हैं, लेकिन उतनी दूर से आएंगे, और जब आएंगे तो बीच में इंटरसेप्ट करने की कसम खाई है यूएस ने भी। और 8 उनके बेसिस हैं, वो सारी कंट्रीज जो है उसमें सब में यूएस के बेसिस हैं। तो जहां पर उनके ड्रोन्स हैं, F-35s हैं, उनको ISR जैसे इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकग्नाइजेंस, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। और अब आती है बात कि ये रोग जो आयरन डोम की बात होती है, लेकिन ये बहुत बृहद सिस्टम है उनका। आयरन डोम जो है वो 70 किलोमीटर से नीचे वाले जो रॉकेट्स हैं, आर्टिलरीज हैं, उनको रोकता है या ड्रोन्स को रोकता है।
उसके ऊपर उनका डेविड स्लिंग आता है जो 40 से 140 किलोमीटर तक रोकता है। उसके बाद उनका एरो 1 आता है। एरो 1 जो सिस्टम उनका है वो उसके ऊपर 100 किलोमीटर तक की देखभाल करता है। उसके ऊपर एरो 2, 3 आते हैं जो और जिसको हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जो होता है उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन वो इजराइल गिर को भी रही हैं। नुकसान हुआ है। पहली बार इजराइल से इतने बड़े पैमाने पर नुकसान की तस्वीरें नुकसान आ रही देखो, हैं। बिना दाएंगे इससे इस पे। पहले जो है नुकसान तो इतने बड़े पैमाने के नुकसान की तस्वीरें इजराइल से नहीं आती थी। हाँ नहीं, नुकसान तो होगा जब आप ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। सब इजराइल आप को पता बैलिस्टिक था। मिसाइल फायर कर तो रहे हैं लीक थ्रू होती हैं ये सारी मिसाइल्स, लीक थ्रू होती हैं। जैसे शाहिद ने भी बताया कि आप 95% इंगेज कर लेंगे, 99% इंगेज कर देंगे, लेकिन अगर आपने 500 मिसाइल मारी, 5 अंदर जाएगी जी। और उनका क्षेत्रफल ही कितना है। और 5 मिसाइल्स अगर हाइपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल को इंगेज करने के लिए जो ये 2-3 मिसाइल्स हैं उसमें से सबसे जो चर्चा करने वाली है वो उनकी खिबार शिकान मिसाइल है। वो EW रेजिस्टेंट है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का असर नहीं पड़ेगा। उसका RCS मतलब रडार उसको बहुत छोटे में देखता है या देख ही नहीं पाता है। उसका ये है सॉलिड फ्यूल का मतलब ये होता है कि वो बहुत तेजी से आपके ऊपर आ सकता है। और वो MARV है, मर्ज जिसको बोलते हैं, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। अब सरलीकरण अगर मैं करूं बताने के लिए तो ये आपकी कार्बन लाइन होती है, एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर में आता है, उसके ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो मैनोवर करता हुआ आता है। मैनोवर करता हुआ आता है तो पकड़ में नहीं आता है। सोचने और समझने वाला है ईरान। इसीलिए सब लोग ईरान को एक तरफ से कह रहे हैं कि अब आप टॉकिंग टेबल पर आ जाइए। यही सवाल मैं एक काउंटर काले के पास लेके जाऊंगी। सर ठीक है, इजराइल के पास ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, सबका सपोर्ट है और खुद की उसकी अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसका लोहा जो है वो दुनिया मानती है। लेकिन ईरान के पास ऐसा क्या है कि उस युद्ध को लगातार एग्रेशन में ही ले जा रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा है। उसको ना तो इस्लामिक देशों का सपोर्ट हासिल है, ना ही वेस्टर्न पावर्स का। तो उसकी ताकत कहां लाई कर रही है या उसकी मजबूरी है ये जवाब देना? नहीं, इसमें देखिए जो चीज़ दिखती है वो हमेशा होती नहीं है। और जो चीज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जो आप बोलें उससे ज़्यादा जो आपने नहीं बोला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को यदि आप हम समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास कोई उसके सपोर्टिव नेशन नहीं है या ऐसे देश नहीं है जो उसको पीछे से जो है सहारा नहीं दे रहे हैं। ऐसे देश हैं जो उसको सहारा दे रहे हैं और उन्हीं देशों की बदौलत, जैसे श्रीवास्तव साहब बता रहे थे कि आफ्टर ऑल उसकी जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, वो सडनली इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, ठीक है ना। तो वो देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। यानी सिविलाइजेशनल स्टेट का कहने का मतलब है कि भारत की तरह है, जिसका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। और इस पुराने इतिहास से जो है कई चीज़ें कल्चरली यानी सांस्कृतिक तरीके से अपने साथ, समाज के साथ जुड़ती हुई चली जाती हैं। तो वो समाज एक ऐसा समाज नहीं है जिसमें पढ़ाई लिखाई ना हो या ज़्यादा लोग फिलॉसफी ना करें या पढ़े लिखे नहीं या चीज़ें समझ ना पाएं। तो ऐसे समाज में ये आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कोई हाई टेक्नोलॉजी वगैरह से उनको दूर रखा जा सकता है, उनको दूर नहीं रखा जा सकता। वो हाई टेक्नोलॉजी बोरो करें किसी से, चोरी करें किसी से, कहीं और से सीख के आए, परंतु वो उस हाई टेक्नोलॉजी पे अपना बेस बना के चढ़ सकते हैं। आफ्टर ऑल भारत के साथ भी हमने भी यही किया है जी। हमने अपनी टेक्नोलॉजी खुद ही बनाई है और उसी पे हम चढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई देश हमें रोक नहीं पाया है। तो उसी तरह से सांस्कृतिक देशों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ईरान एक सांस्कृतिक देश है, इसलिए उसको रोकना इस समय बहुत मुश्किल है। उसके साथ अगर हम उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी उसकी इस्लाम है। एंड आश्चर्य की बात तो यह है, इजराइल और ईरान के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। मैप पे दिखा भी रहे थे 2500 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस। आप ये देखिए कि आश्चर्य की बात यह है कि इनके बीच में कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं हो, ओपन लड़ाई नहीं हुई है जिसमें ईरानियों ने जाके इजरायलियों को मारा हो या इजरायलियों ने जाके ईरानियों को मारा हो। ऐसे कहीं पर नहीं हुआ है। परंतु ईरान का जो टैसिट सपोर्ट हमेशा पैलेस्टीन के लिए रहा है, 1949 से जो रहा है, इसके कारण इजरायलीज में, यहूदियों में ये भाव है कि क्योंकि ईरान जो है वो शिया मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है और इजराइल जो है एक यहूदी स्टेट है और इन दोनों के बीच में सांस्कृतिक तौर पे एक जंग छिड़ी हुई है। उस जंग की फिलॉसफी के कारण जो है ये लड़ाई चले जा रही है, ठीक है ना। तो अब ये है जियोपॉलिटिक्स, जो चीज छुप के की जाती है दोस्त होने के। लेकिन अब इसका मकसद हर लड़ाई का, कैप्टन श्याम कहते हैं कि कोई भी आप मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे एक मकसद कहीं ना कहीं है। तो इसका मकसद क्या है कि भाई वहां पर एक सत्ता परिवर्तन हो जाए? क्या कुछ एजेंडा यहां पर चल रहा होगा? टारगेट पर कौन होगा? धन्यवाद पिनाज। जय हिंद, सनोवर्णा। समुद्र की गहरी सतह से नेवी के कुछ तथ्य लेते हुए आपके साथ सीधी बात करूंगा। ईरान की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है, मुखिया की लड़ाई है। जैसा हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, सांस्कृतिक देश है, जो राष्ट्रियन कंट्री था और उसके लोग यहां हैं जो पारसी हैं पहले के,
और एक बहुत आर्यन कंट्री था वो, और सांस्कृतिक देश है, तो अच्छी तरह से उसको पता है कि वो क्या कह रहा है। उसको अपने मिडिल ईस्ट में मुखिया बनना है, और वो बहुत पुरानी सभ्यता है। दूसरी बात, और वो एक तरह से एक सभ्यता को खत्म करना चाहता है जो यहूदी सभ्यता है, जैसा आपका प्रश्न है। और यहूदी सभ्यता को डर है कि ईरान अगर डेवलप करेगी अपने बॉम्ब्स तो उसके लिए उसके अस्तित्व को खतरा है, मतलब कि सभ्यता को खतरा है। हमेशा से जब इजराइल को कुछ होता है, इजराइल बहुत छोटी सी कंट्री है, उसका अपना कोई स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है, जबकि ईरान के पास बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक डेप्थ है। तो इसलिए जब भी यहूदियों पे अटैक होता है तो वो मिलते हैं, और जोर से डर के मारे वो इतने सजग रहते हैं कि उन्होंने 70 सालों से बंकर बना लिए हैं, अपने को सुरक्षित कर लिया है। इसलिए आप देख रहे हैं कोलेटरल डैमेजेस कम हो रही है, और उन्होंने अपने को सुरक्षित किया हुआ है। अमेरिका के राजदूत का बयान कल सुबह का है कि मुझे 5 घंटे में 3 बार बंकर में जाना पड़ा। 2 बातें निकल के आती हैं कि वो ईरान लगातार सिविलियन टारगेट्स को मार रहा है, और दूसरी बात, इजराइल पूरी तरह से तैयार है क्योंकि अमेरिका का राजदूत सुरक्षित है। तीसरी बात, 50-60s में बहुत अच्छे मित्र थे इजराइल और ईरान, और 70s में आके वो गुप्त मित्र बने, क्योंकि सारा सप्लाई, एग्रीकल्चर, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ ईरान, डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान ने ही इजराइल को लाया। जब वो फकीर के रूप में आए थे तो ईरान ने उनको पहले मदद किया था। और उसके बाद 79 के बाद जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ, सांप्रदायिक लोग जब धर्म गुरु बन गए ईरान में, तब से ये लड़ाई हो रही है, क्योंकि यहूदियों को डर लगता है कि यह सभ्यता की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ सैद्धांतिक बातें कह रहा हूं, वॉर की बातें अभी मैं कह ही नहीं रहा हूं। तो उस हिसाब से इजराइल को मौका मिला है, और कल नेतन्याहू जी का बयान है कि उन्होंने क्यों मारा है उसको, परसों इसलिए मारा है कि उन्हें डर था कि ईरान इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसके बॉम्ब बनने वाले हैं, और वो प्रॉक्सी जो HHH, हमास, हिजबुल्लाह और जो एक हूती है, उनके पास चला जाएगा। वैसे मैं कहूं आपको तो IAEA का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आज जो कहती है, उसके हिसाब से उनके रिएक्टर्स जो है, जहां पर उनका इनरिचमेंट हो रहा था, उसको अच्छी तरह से डैमेज कर दिया गया है। और जो उनके शायद 7-8 स्टॉक फाइल्स में उनके जो बन गए हैं बॉम्ब, वो अभी भी हैं उनके पास, तो वो मामला है बचा हुआ। ये बात भी आज निकल के आई है, और IAEA क्या रिपोर्ट है, तो इसको मान के चलिए कि वो कह रहे हैं। और अब एक बात कहते हैं नेतन्याहू कि वो कहते हैं कि मुझे आपके ईरान के लोगों से कोई डर नहीं है, हम कोलेटरल डैमेज नहीं करना चाहते, हम सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, जो आपका प्रश्न है पिनाक जी, और मतलब, वो चाहते हैं कि गवर्नेंस चेंज हो, और इसलिए वो कह रहे हैं कि आप पारसियों को सलाम कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट बोल रहे हैं और कह रहे हैं जनता को आप सड़कों पे आइए, और पारसियों को सलाम कर रहे हैं, उनकी सभ्यता का उनको नमूना दे रहे हैं, कह रहे हैं आप वापस आइए जहां की सभ्यता में आप थे, आपको एग्जिस्ट करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे, पैलेस्टाइन भी रहेगा, हम भी रहेंगे, आप भी रहोगे। तो शैलेंद्र जी, इसी बात को आगे ले जाएं तो खिमनई अगर सत्ता से परिवर्तन हो जाता है तो क्या इसके बाद कह सकते हैं कि भाई गोल अचीव होगा, यहां पर ये युद्ध विराम लगेगा या फिर नहीं? किसी भी कंट्री का एक कैरेक्टर जो होता है ना, वो रातों रात चेंज नहीं होता है। ये जो खमेनी को हटाने वाली जो बात चल रही है, देखिए इजराइल बड़ा स्मार्टली बात कर रहा है। उसे मालूम है कि ईरान की जनता इस समय सबसे ज्यादा तकलीफ में है, इकोनॉमिक तकलीफ में है, लेडीज का एक अलग प्रॉब्लम है, जिस तरह की पहले फ्रीडम होती थी वो टोटली कर्टेल कर दिया, उनको तो एक्चुअली जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जाने लगा है जब से ये खमेनी साहब के जो सिस्टम्स लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज रात को खमेनी रिजाइन कर दें, भाग जाएं, मर जाएं, तो कल सवेरे लड़ाई रुक जाएगी। ये रुकते रुकते भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इजराइल के पास एक अच्छा एक्सक्यूज हो जाएगा कि चलिए जी इसके ऊपर अब बात करते हैं, क्योंकि यूएस भी बात करने की बात कर रहा है कि चलिए जी हमसे न्यूक्लियर बात करिए। देखिए इजराइल का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है वो ये है, अगर ईरान न्यूक्लियर होता है, हो गया है, होने वाला है, जो मर्जी आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ये बम हमारे खिलाफ ही है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से एनालाइज करके आपको दे सकता हूं। आप बताइए ईरान और किसके खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब लगाएगा? चाहे वो हूती के थ्रू लगाए, हमास के थ्रू लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन वो लगेगा इजराइल के खिलाफ। इसलिए इजराइल का हमेशा से जो अर्ली 2000 की भी जो बात हम कर रहे हैं कि तब भी जब उन्होंने इसको बैकवर्ड किया, अगर इस बार एक क्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लिया जाए कि इस बार स्ट्राइक हो गई है और काफी डैमेज हुआ है, साइंटिस्ट मारे गए हैं, 15 साल फिर लगेंगे उन्हें वो रिवाइज करने। लेकिन उन्हें यह पता है कि ईरान का हर बम, हर न्यूक्लियर एडवेंचर सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खिलाफ है। यानी वो इजराइल की एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते हैं। जैसा आपने शुरुआत में भी कहा था कि अगर इजराइल को अलग थलग कर भी दिया जाए, उन्हें यहूदियों की एग्जिस्टेंस ही बर्दाश्त नहीं है। तो पूरी कहानी, ये पूरी कल्चरल एक फिलॉसफी, रिलीजियस फिलॉसफी पे आके अटकती है। लेकिन सर इजराइल की बात करें हम श्रीवास्तव सर, इजराइल चाहे हमास, हूती, हिजबुल्लाह, वो चुन चुन कर अपने टारगेट को
मारता है, खत्म करता है, और ऐसा ही वो यहां पर ईरान के जो तमाम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन है डिफेंस की, उनके साथ भी कर रहा है। तो इजराइल रुकने वाला नहीं है अगर उसके पास पैटर्न को देखा जाए, भले इसमें 6 महीने लगे, 6 साल लगे, वो अपना काम जारी रखेगा। देखिए ऐसा है अविनाश, जो 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जब सब कुछ पीसफुली चल रहा था, हमास का जो हमला हुआ, जिसके बाद से लगातार गाज़ा की जो हालत हुई है, और उसके बाद हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ, फिर हूती को भी न्यूट्रलाइज किया गया, अभी हूती के सेकेंड इन कमांड जो हैं वो भी मारे गए हैं। तो ये था पहले उसकी जो प्रॉक्सी आर्मी थी ईरान की, उसको डेसिमेट करना, उनको वीकेन आउट करना और उनको ख़त्म करना, क्योंकि ये बहुत लंबी प्लानिंग है। अगर इजराइल को ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए, इस मकसद पर पहुंचना है। और उससे एक चीज़ और जोड़ के देखिए, अभी संडे को, आज के दिन, इन लोगों की एक टॉक्स होनी थी यूएस की और ईरान की। तो ईरान ये समझ रहा था कि अगर इजराइल हमला करेगा तो इन टॉक्स के फेलियर की बात करेगा। तो एक डिसेप्शन भी है जिसमें यूएस भी शामिल है, इसीलिए बार बार ईरान ये कह रहा है कि इस पूरे में यूएस भी शामिल है। तो अगर वो इसको कहता है, क्या यूएस के खिलाफ वो कुछ कर सकता है? हम ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए आप कई जगह ये युद्ध फैलता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बोलते हैं और वर्टिकल बोलते हैं, अगर यही युद्ध अपने लैडर पर आगे बढ़ता जाता है और भीषण होता हाँ, जाता एक के बाद उन्होंने काउंटर किया, उन्होंने काउंटर किया, उन्होंने काउंटर किया, भीषण होता है, जिसमें एक आगे चल के सवाल उठता है, क्या परमाणु युद्ध होगा? जी, ये सवाल उठने लगता है, और ये सवाल कई बार उठा है इसी कॉन्टेक्स्ट में। चाहे हमारा ऑफ सिंदूर रहा, उसमें भी लोगों ने इस सवाल को उठाया, और ऑफ कोर्स यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में तो उठ ही रहा था, और यहां ये उठना शुरू हो गया है। लेकिन अभी वो मौका नहीं आया है, हम लोग जो एनालाइज करते हैं हमारी समझ से, कि इस तरह की कोई चीज होने वाली है, क्योंकि अभी बहुत अस्त्र शस्त्र बाकी हैं। इजराइल, ईरान के पास भी करीब 10,000 के करीब उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास इंटरमीडिएट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल्स में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं वो बड़ी घातक होती हैं, क्योंकि वो इतनी स्पीड से आती है कि रडार उनको पकड़ नहीं पाता। उसमें उनके पास एक मिसाइल ऐसी भी जिसका आरसीएस बड़ा लो है, तो इसका मतलब वो प्रहार कर सकते हैं, और सिस्टम्स को इनको और टाइट करना पड़ेगा इससे कि वो नहीं पड़े। और इसीलिए यूएस ने भी खुल के बोला है कि हम डिफेंसिव में जाएंगे। लेकिन आपकी बात पर आते हुए जो आपने पूछा, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, कि स्टेप बाय स्टेप आपने कहा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के तौर पर इजराइल यहां पर चल रहा है कि पहले हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इनको वीकन किया जो उसके प्रॉक्सी हैं, Yes. फिर उसके बाद अब ईरान है अगला टारगेट। Yes. तो और वो रुकने वाला नहीं है, मतलब ये क्लियर है? नहीं, ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। जैसे और बाकी को पैनलिस्ट से बताया, ये कल्चरल वॉर है। शाह का जमाना एक ऐसा था, अगर उस टाइप का, तो कल्चर में क्या बदला? क्या आप दोस्त थे बहुत अच्छे, उन्होंने उसको स्टैब्लिश किया, तो बदला क्या? रेडिकलिज्म आया। रेडिकल इस्लाम जब वहां आया और सत्ता मौलवियों के हाथ में चली गई, उसके बाद से सारा परिवर्तन हुआ। और पूरे विश्व में आप देख लीजिए, जहां जहां टेररिज्म को पाला गया या उसका हथियार बनाया गया, वहां वहां उस देश का जरूर बहुत नुकसान हुआ है। एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है ग्लोबल स्टेज पर भी, कि अगर आप टेररिस्ट को पालते हैं तो उससे वो देश आगे नहीं बढ़ पाता। ईरान में इतने संसाधन थे, अगर सैंक्शंस नहीं हुए होते, जो पुराना ईरान था, शाह ईरान वाला, उनका एक अलग वो थी, और सैंक्शंस नहीं होते तो ईरान में इतनी उनके पास कैपेबिलिटी है इकोनॉमिक, उसको डिम्पिंज नहीं होती, तो आज ईरान बहुत प्रॉस्परस होता, और उसमें विमेन का भी पार्टिसिपेशन होता। जी, वो खत्म किया गया। हमने वो तस्वीरें भी देखी ईरान हाँ, से, प्रोग्रेसिव ईरान की, बहुत प्रोग्रेसिव था। बहुत progressive ईरान तस्वीर। हम लोगों से उस वक्त, उस जमाने की तस्वीरें आप देखिए, हमसे बहुत आगे था, बहुत। और बहुत ज्यादा छूट थी। किसी भी देश में जहां आधी जनता आपकी मेन स्ट्रीम से बाहर कर दी जाती है, आप समझिए वहां का जीडीपी ऑटोमेटिकली आधा कम हो गया। ठीक है क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। यही सवालों को कुमार काले आपके साथ हम लेके जाएं कि अब आप देखिए कि किस तरह से इजराइल जो है उसे किसी से फर्क पड़ता हो ऐसा लगता नहीं है। गाजा पे आपने ऑल आइज ऑन गाजा और तमाम चीजें लोगों ने पूरे कैंपेन चलाए, वो अपना काम करता रहा, उसे कोई क्रिटिसिज्म से भी फर्क नहीं पड़ता है। ईरान के पास अपना मकसद है इजराइल के खिलाफ। इजराइल का मकसद कहां जाके रुकेगा, और अगर नहीं रुकता है तो क्या हम अंत में परमाणु युद्ध भी देख सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है, इतना आसान सवाल नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत कंजेक्चर है। कंजेक्चर ये है कि लड़ाई किस तरफ जाती है, आगे क्या होता है, कोई किस तरह के सामाजिक बदलाव आते हैं।
ईरान में सामाजिक बदलाव आता है कि नहीं है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रश्न है, बिकॉज इजराइल और यूएस का इस समय फोकस है वहां पर किसी तरह से रेजीम चेंज करना, यानी सरकार को बदलना। अब वो खमेनी के मरने से होता है या उसको अपदस्थ किया जाता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, इस तरह का कुछ जो है अंदर सोशल रेवोल्यूशन या कल्चरल रेवोल्यूशन करी जाती है। ये अब जो है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। किसी भी तरह से कोई 100% का बयान देना इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि यही होगा। सर, एंटिसिपेशन हम लोग कर सकते हैं, परंतु हम उसके देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। हम हर चीज की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं और पॉसिबिलिटी को फिर गणित के हिसाब से या जिस तरह से इवेंट्स होते हैं हम उसको तोल मोल सकते हैं कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी 5 दिन पहले थी, आज ये कम हो गई है या कोई और आगे बढ़ गई। तो हम देखते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है। पॉसिबिलिटी सबसे पहली है कि परमाणु युद्ध होगा। अगर हम इसको मान के चलें कि परमाणु युद्ध होगा, बिकॉज लोग इसी तरह का हाइप बना रहे हैं कि परमाणु युद्ध होगा, तो परमाणु युद्ध होने के लिए कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। देखिए, जहां तक मेरे इंटेलिजेंस और जैसे मिलिट्री बैकग्राउंड के कारण मेरी इंटेलिजेंस और समझ का सवाल है, तो केवल परमाणु बम होने से एकदम से न परमाणु हथियार बनता है और न परमाणु उस हथियार को ले जाने का कैरियर जिसे बोलते हैं तरीका बनता है। ये सब करने के लिए एक अलग लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन और टेक्नोलॉजी चाहिए। कोई टेररिस्ट देश, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस छोटे से हथियार को, फिसाइल मटेरियल को लेके जाके कुछ डर्टी बॉम्ब या कुछ गलत कर सकता है, परंतु वो परमाणु बम की तरह, जिसको हम क्लासिक बम मानते हैं जो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे डाला था, वैसा यदि हम बम चाहते हैं और उस बम का वैसा इफेक्ट चाहते हैं, तो उसके लिए अभी वो समय है नहीं। यानी ईरान अभी केपेबल है, केपेबल नहीं है। अभी उसके पास फिसाइल मटेरियल है 10 बम का। हो सकता है उसने बेसिक 10 बम का फिसाइल मटेरियल इकट्ठा कर लिया हो, परंतु उसको मैच करना, उसके साथ डेटोनेशन करना, उसके साथ टेस्टिंग करना, शायद इजराइल उससे पहले ही कि उस लेवल तक पहुंचे, इजराइल का पूरा एम यही है। इसीलिए तो इजराइल का पूरा एम यह है कि उसको वहां तक पहुंचने से रोका जाए, किसी भी तरीके से रोका जाए। तो ये अभी रोकने की कोशिश चल रही है। अब ये रोकने की कोशिश सफल होती है या नहीं, इस पे डिपेंड करेगा कि ईरान कितने आगे पहुंचता है। सर, शिलेन से कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे आपने एयर कमांडर काले से ना एक बड़ा गलत सवाल पूछ लिया कि एंटिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। एज अ इंडियन एंड स्पेशली एज इंडियन सोल्जर, अगर एंटिसिपेट करना है किसी का डिस्ट्रक्शन, तो हम तो पाकिस्तान का करेंगे। सर, वो मेरा अगला सवाल है, क्योंकि इजराइल ने तो बोला है कि भाई इसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तान में डर है। मैं आपको बाइट पे सुनाऊंगी अभी। एब्सोल्युटली जी, वो हमारा अगला सवाल है। तो जरा हम अब जब सवाल का जिक्र आ ही गया है, तो एक बयान है पाकिस्तान के सदन के भीतर, वो डर खौफ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जरा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इसी पहलू पर इस चर्चा को ले जाएंगे। तो आपको लगता है इसमें कुछ ऐसा इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ अपना मिशन आगे बढ़ाएगा? नहीं, ये जो आप पाकिस्तान वाली बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने आजकल डरना बंद कर दिया है। मैं आपको जिम्मेदारी नहीं, सदन का बयान तो सर ऐसा ही है। नहीं, मैं वहां पर भी बता रहा हूं, वो डर नहीं है, वो खौफ है। ये वो वाला खौफ है उस समय पाकिस्तान में कि जो काम इस समय इजराइल कर रहा है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक जो जहां बननी है वहां स्ट्राइक करने की कोशिश करे, सक्सेसफुल हो वगैरह वगैरह। ये सीक्रेट्स वो होते हैं जो अपने आप में पता नहीं चलते, बट ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखें रेप्लिका है कि पाकिस्तान ने भी बोला रेडिएशन लीक हो रही है, हमारे यहां भी अटैक हो रहा है, भागे थे यूएस के। अब ये खौफ है और ये खौफ अब पाकिस्तान में रहेगा हर जगह, हर बार, हर चीज के लिए। आप मुझे आज बता दीजिए, आप अपना शो इस समय पाकिस्तान में लाइव करा दीजिए, वो इन 4 अफसरों को देखकर भी खौफ में आ जाएंगे कि कहीं कुछ प्लानिंग हो रही है। कुछ अच्छी बात बता दूं, इसके बाद मैं, सिंस ये प्रश्न आ रहा था तो अच्छी बात पहले बता दूं कि देखिए, कोई लड़ना नहीं चाहता। लड़ना कोई नहीं चाहता। मिडिल ईस्ट बहुत प्रोग्रेसिव है। कुछ अच्छी बात सुन लीजिए जल्दी से। देखिए, ईरान अपना काम कर रहा था, उस पर सैंक्शन लगाया जा रहा था, लगातार अमेरिका उसके साथ बात कर रहा था, स्नैपबैक सिस्टम चल रहे हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं, और ईरान को लगातार कई बार इजराइल ने कोवर्ट, मतलब गुप्त रूप से उसके जो न्यूक्लियर जो बनाने की शक्ति है उसको कई बार अटैक किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। और ईरान के साथ वो ऐसा ही करता रहता, क्योंकि हमने इंडिया से, अपने केरला पोर्ट से मिडिल ईस्ट में जाने के लिए रास्ता बनाया, जिसको कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, और हमने वहां से यूयू होते हुए इजराइल के साथ दोस्ती की। हाइफा का पोर्ट जहां पर अटैक हो रहा है, वहां से हमने नया रास्ता बनाया, और हम इस प्रपोजल को जैसे ही खत्म करके आगे बढ़ रहे थे, यूरोप तक जाने का रास्ता हमने ढूंढ लिया था। हम एक अच्छे समीकरण से चल रहे थे। पैलेस्टाइन भी आराम से चल रहा था, हमास भी चल रहा था। एक दिन 7 अक्टूबर को उन्होंने कुछ कर दिया 2023 में। नंबर बाय नंबर हम चल रहे हैं। मतलब अगर इजराइल को देखें, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, सबको वीकेंड किया, उनके टॉप लीडर्स को मारा, फिर ईरान का नंबर आया, उनके टॉप जो फर्स्ट लाइन डिफेंस के जो तमाम अधिकारी हैं उनको मारा। अब आगे प्रोसेस जारी है, तो आपको लगता है इसमें पाकिस्तान का नंबर आएगा?
पिनाज, या वो लड़ाई हमें खुद लड़नी है? नहीं पिनाज, एक चीज, लड़ाई सबको लड़ाई अपनी खुद लड़नी लड़ा। पड़े, लड़ाई सबको अपनी लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने के लिए कोई आपके साथ नहीं आएगा। दायरे में खड़े होकर सभी तालियां बजेंगी, तालियां बजेंगी, वो अलग बात है। तो लड़ाई करने के लिए स्वावलंबी होना पड़ेगा, इंडिजिनस होना पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये बात बहुत जरूरी है, इससे कभी भी। अब आते हैं पाकिस्तान पे, लेकिन जो पाकिस्तान की बात आपने वो पूछी कह रहा है है, कि भाई इजराइल हम पे ना जिसके हमला कर पास जो कटोरा लेके घूम रहा है, सिर्फ भीख मांग रहा है। जिस इकोनॉमी में आपको 2.3 बिलियन डॉलर लेने के लिए आपको आईएमएफ के सामने झुकना पड़ता है, हिंदुस्तान में आप चले आइए, मेरे ख्याल से बॉम्बे में 10 लोग ऐसा चेक लिख के आपको दे देंगे, उनको शिकन नहीं पड़ेगी। तो यह है इकोनॉमी भारत की। पाकिस्तान का डर या खौफ जो बोलते हैं वाजिब है, और नंबर अपने टाइम से आएगा, लेकिन उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बोलते हैं, जिसकी संभावना अब आज जो बयानात आए हैं, 2-3 बयान आए हैं। एक जर्मनी से आया है उनके फॉरेन मिनिस्टर का, जो ब्रिटेन ने और फ्रांस ने सबने एक्सेप्ट किया है, वी शुड कम ऑन द टॉकिंग टेबल। उनका अपना बयान आया है, फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं, उनका बयान आया है कि अगर इजराइल अटैक रोक दे तो हम भी रोक देंगे। ठीक है, अगर वो रोक दे तो हम भी रोक देंगे। और ट्रंप का भी बयान आया है, इन बिंदुओं को जोड़ना जरूरी है, कि अगर हम खुद नहीं जाएंगे अपने सेना को लेकर के, लेकिन हम मदद करेंगे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में, हम मदद करेंगे इंटेलिजेंस देने में। अगर ये दो मदद करते हैं, उनके पास बहुत इसका संसाधन है, तो क्या ईरान अपने अटैक्स को सस्टेन कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। ठीक है। एक और निकाले, ईरान का अपना अलग एक पूरा का पूरा उसका एक कल्चरल, जिसने कहा, सर ने कहा कि कल्चरल पूरा का पूरा एक थॉट्स के ऊपर ये कि आप एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते हैं। तो इजराइल अपने डिफेंस के लिए कुछ भी करेगा, जाहिर सी बात है, उनके अस्तित्व का सवाल है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इजराइल अपने मिशन तक, अपने टारगेट को अचीव किए बिना टॉकिंग टेबल पर बातचीत करेगा? नहीं करेगा, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड अगर करना होता तो डेफिनेटली वो अपना साइंस देते। देखिए ऐसा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे बोलते हैं, वो हमेशा कंटिन्यू करती है। यानी जो है, जब दो देश लड़ते हैं, उसके पीछे से कुछ लोग होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से बातचीत फिर भी चलती रहती है। ये एक बारी हमारे एनएसए डोभाल साहब ने भी बड़े ओपनली बोला था कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ बातचीत हमेशा पीछे से होती रहती है इन सब चीज़ों में। तो उस प्रकार से पीस की, यानी शांति की वार्ता हमेशा होती रहती है, परंतु वो शांति की वार्ता कितनी सक्सेसफुल होगी, कितनी सफल होगी, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि जिस देश ने लड़ाई छेड़ी है या जिस देश ने युद्ध में आगे गए हैं। आपको याद होगा हमारे डीजीएओ ने, एयर मार्शल भारती ने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज़ किया था, ऑब्जेक्टिव, भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए, कि हमने जब अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है तो हमने हमारे देश को वो दिया है जो हमारे देश को चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें भारत का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल हमारा दोस्त है, ईरान के साथ भी हमारी कोई दुश्मनाई नहीं, तो हमारा स्टैंड क्या रहेगा भारत का? अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि हमारा स्टैंड, आपका और मेरा स्टैंड क्या है। आपका और मेरा स्टैंड एज इंडिया होना चाहिए, जो हमें ठीक लगेगा हम वो करेंगे। पहली बात, मैं अगर ईरान के साथ बिजनेस कर रहा हूं पोर्ट का, तो क्या गलत है? मैं तो चाइना के साथ भी कर रहा हूं। जहां तक बात है इजराइल की, इजराइल के साथ मेरे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री रिलेशंस हैं, क्या गलत है उसमें? देखिए, ये हर कंट्री इस समय कर रहा है कि अगर लड़ाई हो भी रही है, उसके बावजूद रिलेशंस जो हैं, आप बताइए पाकिस्तान के साथ इतना कुछ हो गया, आपने एम्बेसी बंद कर दी, ईरान, रशिया और यूके में हमने किसी की साइड ली? हम अकेली वो कंट्री है जो मॉस्को में खड़े होकर बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आज भी हमारी पॉलिसी वो है। हम इस समय जो कर रहे हैं वो हमारी अपनी चॉइस है, हमारे अपने बेनिफिट्स हैं, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि इजराइल के साथ हमारे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री रिलेशन है और हमारे ईरान के साथ एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जो अपने आप में बहुत बड़ा है। अच्छा न्यूज दे दूं, आज प्रधानमंत्री कहां है? आज प्रधानमंत्री साइप्रस में है। साइप्रस जो है अच्छा दोस्त है इजराइल का और टर्की का मारा हुआ है, और उसके बाद वो कनाडा और फिर क्रोएशिया जा रहे हैं। उसके पहले ग्रीस गए थे, ग्रीस और टर्की में लड़ाई है। ये सब कुछ घुमा के हो रहा है। हम भी अपनी अब समझ लीजिए क्या कह रहा हूं, कूटनीति के लिहाज से हम भी अपने दोस्त और दुश्मन जो है वो तय करते रहेंगे। आजकल की जो लड़ाई होती है वो, और आजकल की जो राजनीति है, बल्कि जयशंकर ने भी कहा कि ये चेस बोर्ड है, आपको सिर्फ देखना है कि आपका हित कहां है। इनके बीच में अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा? ये बहुत
गंभीर विषय मुझे लगता है। नहीं देखिए, परमाणु युद्ध कहीं भी होगा उसका असर दुनिया के हर देश पे पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा वो अलग बात है। देखिए ऐसा है, अगर हम ये माने कि परमाणु हथियार का जहां गिरेगा वहां तो डायरेक्ट असर पड़ेगा, तो उसको आप जीरो ग्राउंड बोलते हैं, ग्राउंड जीरो बोलते हैं। ग्राउंड जीरो की एक लिमिट होती है रेडियस के हिसाब से, तो उतने व्यास में जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उसके आगे जैसे जैसे जगह बढ़ती जाएगी इफेक्ट कम होगा। परंतु ये तो केवल वो डायरेक्ट इफेक्ट है जो एक बम का होता है। उसके आगे क्या होगा? बिल्कुल, उसके आगे का इफेक्ट और भी ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज उसके बाद फिर नई दुश्मनियां होंगी, नई चीजें होंगी, नए तरह की लड़ाइयां होंगी। चलिए तो वेट एंड वॉच की स्थिति है सर अभी, और परमाणु युद्ध यूं ही नहीं हो जाता है। तो इसके लिए और सबसे पहले इजराइल का एजेंडा ही यही है कि इस ताकत तक ईरान अगर पहुंचे कि वो बड़े परमाणु हमले को अंजाम दे सके, उसकी तैयारी, उसकी कैपेबिलिटी से पहले ही उसको रोका जा सके। ये पूरा युद्ध जो है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए और हमारी शानदार ऑडियंस भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए।